हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उत्तमपुर कहकर एक गांव में शिवान्या कहकर एक गरीब लड़की रहा करती थी। उसकी शादी मोहन से होती है और वो अपनी सास नीलांबरी के साथ रहा करती थी। शिवान्या शिव जी की बहुत बड़ी भक्त होती है और वो गांव में एक छोटा सा ढाबा भी चलाती है। उस ढाबे पर वो स्वादिष्ट और लजीज पकवान बनाकर बेचा करती। अरे वाह जी वाह शिवान्या जी, वही आपके ढाबे की शान है ये खीर जो आप हर सोमवार को गांव वासियों को मुफ्त में प्रसाद के तौर पर देती हो। वाह! अरे भैया सच में आप कमाल हो शिवन्या जी। मैं तो आपके ढाबे का खाना भी बहुत पसंद करता हूँ। यूं ही तरक्की करती जाओ भाई। सच में आप कमाल हो शिवान्या जी। मैं तो आपके ढाबे का खाना भी बहुत पसंद करती हूँ। यूं ही तरक्की करती जाओ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। धन्यवाद। मैं ये खीर शिव जी के प्रसाद के तौर पर आप सभी को बांटती हूँ क्योंकि वो तो महाकाल हैं, धरती के निर्माता हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। शिवान्या हर सोमवार को सभी गांव वासियों को खीर प्रसाद देती और तो और वो रोजाना शिव जी की शिवलिंग पर दूध और जल अभिषेक करती और बेलपत्र भी अर्पित करती। महुरिया, तू हर सोमवार को गांव में मुफ्त की खीर बांटती है। अरे वो खीर के अगर 5-5 रुपया में भी बेच देगी तो अभी कितना कमाई कर लेगी तू। तनिक सोचा है कब्बो? एक का फर्क पड़ी है, ये तो भोले बाबा की भक्ति में समर्पित हो चुकी है। शिवान्या को नीलांबरी की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उसे गुस्से से जवाब देती है। अम्मा जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? शिव जी के प्रसाद को मैं पैसों के लिए बेचूं? इतनी घटिया और घिनौनी सोच है आपकी, ये मुझे आज पता चला। महुरिया, तू हमार बात को गलत समझ रही है। हमार ऊ मतलब नहीं। माँ, आपका जो भी मतलब हो, लेकिन ये विचार बहुत गलत है। अपनी सोच को बदलिए। उसी गांव में महेंद्र नामक एक बहुत ही लालची आदमी रहा करता। वो गरीबों का पैसा लूटकर अपनी जेब भरता। एक दिन उसे गांव के एक तांत्रिक के बारे में पता चलता है। अरे भाई महेंद्र भाया, तुझे पता है गांव में एक तांत्रिक है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। तेरी ख्वाहिश चाहे कितनी भी नामुमकिन क्यों ना हो, वो हर ख्वाहिश को मुमकिन कर देगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। किधर है वो तांत्रिक बाबा? जल्दी से उसका पता दे दे मुझे। अरे भाई गांव की पुरानी हवेली के पीछे के जंगल में रहता है वो तांत्रिक बाबा। उससे सूर्यास्त के बाद ही मिलने जाना, वो तुझे घने अंधेरे में ही मिलेगा। घना अंधेरा? अरे भाया, ये तू क्या बोल रहा है? घने अंधेरे में भूत पिशाच ने अगर मुझे पकड़ लिया उस खूंखार जंगल में तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे महेंद्र भाया, तू क्यों इतना लोड ले रहा है भाई? निश्चिंत होकर जा मेरे भाई। महेंद्र हिम्मत जुटाकर उस अंधेरे जंगल में जाता है। उसके हाथ में एक जलती हुई लालटेन होती है। कदम कदम पर चमगादड़ उड़ रहे होते हैं और साथ ही खौफनाक सन्नाटे में जंगली जानवरों की भी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। हाल तो जलाल तू, आई बला को टाल तू, आई हाल तो जलाल तू, आई बला को टाल तू। कुछ देर और आगे जाकर महेंद्र को तांत्रिक बाबा मिल जाते हैं और वो तांत्रिक बाबा को कहता है, बाबा मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बना दो। मैं आपसे विनती करता हूं, एक आप ही हो जो मेरे इस बचपन के सपने को हकीकत में बदल सकते हो। चिंता मत करो बेटा, तांत्रिक बाबा सबकी मदद करता है, तुम्हारी भी करेगा, लेकिन तुम्हें करोड़पति बनने के लिए कुछ बलिदान देने होंगे। कैसे बलिदान बाबा? आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, आप बस बोलकर तो देखिए। अगर तुम्हें सच में करोड़पति बनना है तो तुम्हें इस पूरे गांव को मौत के घाट उतारना होगा और सभी को मारकर उनकी बलि चढ़ानी होगी। तभी जाकर तुम्हें वो जादुई बीज मिलेगा जिसे बोकर जादू पैसों का पेड़ उगेगा और तुम करोड़पति बन जाओगे। ये सुनकर महेंद्र के मन में और भी लालच जाग जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा चिंता में पड़ जाता है। पूरे गांव को मैं कैसे मार दूं? ये तो मुश्किल काम है बाबा।
वो सब मैं नहीं जानता। तुम्हें पूरे गांव की बलि चढ़ानी होगी, और वो भी आने वाले 24 घंटों में। huh? ठीक है बाबा, मैं पूरे गांव की बलि चढ़ाकर रहूंगा। हाँ, आप टेंशन फ्री रहिए। जल्दबाजी में महेंद्र तांत्रिक बाबा को हाँ तो कह देता है, लेकिन वो रात भर यही सोचता है कि कैसे वो एक ही बार में पूरे गांव को खत्म कर सके। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक सुझाव आता है। आइडिया! कल सोमवार है और हर सोमवार की सुबह शिवन्या ढाबे वाली पूरे गांव को खीर का प्रसाद मुफ्त में बांटती है। इसी बात का फायदा उठाकर मैं कल सुबह उस खीर के प्रसाद में चुपके से जहर मिला दूंगा, जिसके बाद उस जहर के कहर से थोड़ी ही देर में सभी गांववासी मर जाएंगे और फिर मैं उन सभी की बलि चढ़ा पाऊंगा। अगली सुबह शिवान्या सुबह जल्दी उठकर बड़े बर्तन में पूरे गांव के लिए खीर बनाती है और सबसे पहले वो शिव जी को खीर भोग लगाती है। हे त्रिनेत्रधारी, आपकी जय जयकार। हमेशा की तरह हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी मनपसंद खीर शिव जी आज का दिन सभी के लिए सुंदर और मंगलमय हो, यही प्रार्थना है मेरी। शिवान्या शिव जी को भोग लगा रही होती है कि तभी क्रूर महेंद्र आकर गांव वालों में बंटने वाली खीर में जहर मिला देता है और तुरंत वहां से रफूचक्कर हो जाता है। बाद में शिवान्या सभी गांव वालों को खीर प्रसाद बांटती है और सभी खुशी खुशी शिव शंभू का नाम लेकर उस खीर को खा लेते हैं। वहीं पेड़ के पीछे छुपा हुआ महेंद्र ये सब देखकर बहुत खुश होता है। अब देखना कैसे 5 मिनट के अंदर सभी एक के बाद एक मर के गिर पड़ेंगे और मेरी जीत होगी। मारो मारो, जल्दी मारो, जल्दी मारो। इन सब के बीच शिवान्या महेंद्र को पेड़ के पीछे छुपकर सबको देखकर हंसते हुए देखती है। वो उसके लिए भी एक कटोरी खीर लाकर उसके पीछे जाती है। तभी वो उसकी सारी बातें सुन लेती है। बेचारे गांव वाले, इन्हें तो पता ही नहीं कि ये जो खीर खा रहे हैं उसमें मैंने जहर मिलाया है। ये बात सुनकर शिवान्या के हाथ की कटोरी नीचे गिर जाती है और उस आवाज से महेंद्र पीछे मुड़कर देखता है। शिवान्या महेंद्र को गुस्से से एक थप्पड़ मारती है। मूर्ख आदमी! अरे लालच के प्रकोप में आकर तू तो हैवान बन गया। इतनी घिनौनी हरकत को अंजाम दे दिया तूने। तेरी खैर नहीं आज। शिवान्या पेड़ के पास लगे हुए त्रिशूल को लेती है और उस त्रिशूल से महेंद्र पर हमला करने जाती है। आज तो तेरा अंत तय है। अभी पुलिस आती होगी। बोल, कानून की सजा काट कर मरना है या मेरे हाथों ही मरना है? महेंद्र डर के मारे कांपने लगता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और महेंद्र को गिरफ्तार करती है। इन सब के बाद जब शिवान्या शिव जी के मंदिर में जाती है, तभी वहां पर असलियत में शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी आप? जय भोलेनाथ। शिव जी, गांव वालों को कुछ नहीं होगा ना? उस दुष्ट आदमी ने खीर में जहर मिला दिया था अपने घिनौने मंसूबों को पूरा करने के लिए। नहीं शिवन्या पुत्री, गांव वालों की जान बिल्कुल सुरक्षित है। उन्हें कुछ भी नहीं होगा। आखिरकार वो खीर मेरी परम भक्त ने जो बनाई थी। शिवन्या, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें उपहार के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। शिव जी शिवान्या को ढेर सारा धन देते हैं। ये सब क्या है शिव जी? मुझे धन दौलत का कोई मोह या लालच नहीं है। मैं तो बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ और दूसरों की भलाई। इसे मेरा आशीर्वाद ही समझो और इसके जरिए दूसरों की मदद और भलाई करो। आयुष्मान भव। इतना कहते ही शिव जी अदृश्य हो जाते हैं और शिवान्या उस धन को गरीबों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करती है और सदैव शिव जी की पूजा आराधना करती रहती है और हर सोमवार को शिव जी का प्रसाद खीर बांटना जारी रखती है। मुंबई शहर की सनशाइन कॉलोनी में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था जिसका नाम होटल गोल्डन हाइट्स था। वो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट और होटल था। उसका मालिक एक अमीर आदमी होता है जिसका नाम मनमोहन होता है। मनमोहन पैसे और मन दोनों से ही खूब धनी होता है। वो बहुत नेक ख्याल और बड़े दिलवाला व्यक्ति होता है। सर वो मुझसे 2 कांच
कांच के बर्तन टूट गए हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा सर। चाहे तो आप मेरी तनख्वाह मत दीजिए इस महीने की, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। अरे कैसी बातें कर रहा है राजू। अरे तू चिंता मत कर और इतना घबरा मत। अरे इंसान है तू, कोई मशीन नहीं। गलतियां तो होंगी ही ना। चिल कर। मैं नहीं तेरी तनख्वाह काटने वाला और ना ही तुझे नौकरी से निकालने वाला हूं। क्या सच में? सर आप सच में कमाल के हो, आप जैसा कोई नहीं। मनमोहन सभी के साथ अच्छी तरह पेश आता, फिर चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। मनमोहन अपनी बीवी डिम्पल और छोटी बेटी तारा के साथ एक बड़े से बंगले में रहा करता था। वो अपनी बीवी और बेटी से बहुत प्यार करता था। रेस्टोरेंट में सभी उसके हाथ की बनी सभी डिशेस की खूब तारीफ किया करते। अरे वाह मनमोहन सर, आप तो हमसे भी बड़े टैलेंटेड और माहिर शेफ निकले। मतलब आपके बनाई खाने की खुशबू ही इतनी बेहतरीन है तो स्वाद पर तो बेशक 4 चांद लग ही गए होंगे। हाँ सर जी, आप इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक होकर भी हम शेफ्स के साथ आकर हमारी मदद करते हो। इतना अच्छा खाना बना लेते हो आप। बहुत डाउन टू अर्थ हो आप, बेमिसाल हो सर। अरे बस बस, इतनी भी तारीफ मत करो मेरी, वरना मुझे शुगर हो जाएगा। शुगर से याद आया, हाँ फतेह, वो चीनी का जार पास करो। जी सर, ये लो। मनमोहन के जीवन में सब कुशल मंगल चल रहा होता है। रेस्टोरेंट भी गुजरते समय के साथ पूरे शहर में और भी ज्यादा मशहूर होने लगता है। लेकिन एक रात एक ऐसी अनहोनी हो जाती है जो सब कुछ तबाह कर देती है। रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने के कारण ब्लास्ट हो जाता है और पूरा रेस्टोरेंट जलकर खाक हो जाता है। भगवान की कृपा दृष्टि से किसी की जान नहीं जाती, लेकिन 13 लोग घायल हो जाते हैं, जिनमें से एक खुद मनमोहन भी होता है। रात के कुछ लगभग 2 बज रहे थे। रेस्टोरेंट का आधा स्टाफ जा चुका था। रेस्टोरेंट बाहर से बंद कर दिया था, लेकिन मैं और मेरे साथ 12 लोगों का स्टाफ सारा मैनेजमेंट समेट रहे थे और सिलेंडर फट गया। वो तो शुक्र है कि वक्त रहते ही हम सब बाहर भाग आए। सब कुछ बर्बाद हो गया डिम्पल, सब कुछ बर्बाद हो गया। मनमोहन, हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हारी और उन बाकी 12 लोगों की जान बच गई। यस पापा, तारा के होते हुए उसके पापा को कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरा बच्चा, आओ पापा को झप्पी दो बेटा। इतने बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट के बर्बाद होने पर मनमोहन बुरी तरह लॉस में चला जाता है। यहाँ तक कि उसे अपने बंगले तक को बेचना पड़ता है। वो सब कुछ बेच बाच कर गाँव चला जाता है। गाँव में उसकी चाची रहा करती थी, जिनका नाम कावेरी होता है। मनमोहन बेटा, तुम जरा भी चिंता मत करो। यहाँ गांव में तुम्हें कहीं ना कहीं नौकरी लग ही जाएगी। अब जो होना था वो हो गया, उसे हम ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर से शुरुआत करके सब कुछ फिर से बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। मैं तो पूरी तरह उम्मीद खो चुका हूं, लेकिन फिर भी हिम्मत बांधनी होगी। यूं इस तरह हार नहीं मान सकता। पहले जाकर तारा का गांव के स्कूल में एडमिशन करा देता हूं, फिर नौकरी की तलाश करने लगता हूं। मनमोहन तारा का एडमिशन कराकर गांव में जगह जगह जाकर नौकरी ढूंढने लगता है। तभी एक जगह पर उस पर एक आदमी हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। अरे ये देखो, ये तो शहर के सबसे बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक आज हमसे नौकरी मांगने आए हैं। बेचारा इतना अमीर था और आज देखो क्या से क्या हो गया। अब तो तू कटोरा लेकर ही घूम मनमोहन। अपनी हद में रह और तमीज से पेश आ, समझा ना? वरना तेरी हड्डी पसली एक करने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मनमोहन 1 हफ्ते तक यहाँ से वहाँ दर दर भटक कर नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं लगती। वो बहुत दुखी हो जाता है। वो एक दिन यूं ही घर के स्टोर रूम की सफाई कर रहा होता है, तभी उसे एक साइकिल मिलती है। ये साइकिल चाचू की है क्या? नहीं मनमोहन बेटा, ये तो जेठ जी यानी तुम्हारे पापा की साइकिल थी।
वो हर रविवार को इस पर सवार होकर जेठानी जी के साथ घूमने जाया करते थे और तुम भी इस पर बैठकर जाया करते थे। लेकिन तुम्हारे चाचू, पापा और माँ के जाने के बाद यही इसी स्टोर रूम में पड़ी है सालों से। कावेरी और मनमोहन भावुक हो जाते हैं। मनमोहन हिम्मत न हारकर रोजाना सुबह जल्दी उठकर गांव के मंदिर में जाया करता और भगवान जी के आशीर्वाद को लेकर वो नौकरी की तलाश करने चला जाता। वो बहुत परिश्रम करता है, लेकिन फलस्वरूप उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी एक दिन भूख लगने पर वो देखता है कि गांव में एक आदमी साइकिल पर खाना बेच रहा है और उसके साइकिल ढाबे पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई है। ये देख मनमोहन चकित हो जाता है। ये क्या, ये तो गजब हो गया। एक साइकिल ढाबा के बाहर इतने लोगों की लंबी लाइन। मैं जब से यहां आया हूं तब से देख रहा हूं कि ज्यादातर साइकिल पर बेचे जाने वाला खाना ही गांव वाले ज्यादा खा रहे हैं। क्यों ना मैं भी एक साइकिल ढाबा खोल लूं। नौकरी तो मुझे मिलने से रही, और रही बात साइकिल की, तो वो तो है ही ना। पापा की साइकिल को मैं इस्तेमाल करूंगा। मनमोहन तय कर लेता है कि अभी वो साइकिल ढाबा खोलकर ही रहेगा। वो अपने स्वर्गवासी पापा की पुरानी साइकिल को ठीक करता है, सजावट करता है और उस पर एक सुंदर सा बोर्ड लगाता है जिस पर लिखा होता है मनमोहन साइकिल ढाबा। वाह मनमोहन, तुमने तो इस पुरानी साइकिल को एकदम से ब्रांड न्यू बना दिया है। वाह! भगवान जी तुझे खूब तरक्की सफलता दे बेटा। मैं भगवान जी से बस यही कामना करती हूँ। पापा, आप देखना, आप इस नए टेस्ट में पक्का आउट ऑफ मार्क्स लाओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेरी तारा प्रिंसेस। मनमोहन गर्मा गर्म कंटेनर्स में खाना रख के साइकिल पर रखता है और गांव की गली गली जाकर खाना बेचने लगता है। कुछ ही देर में उसके साइकिल ढाबे पर ढेर सारे लोग खाना खाने आ जाते हैं और तो और सभी उसके हाथ का खाना खाकर उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे वाह, क्या खाना है भैया। आपके साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आपने वही हिम्मत नहीं हारी और ये साइकिल ढाबा खोला। आपकी स्टोरी सच में काफी प्रेरणादायक है। अरे इतना अच्छा खाना तो सच में मैंने कभी नहीं खाया है। बहुत कमाल का साइकिल ढाबा है आपका भाई साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मनमोहन अपने साइकिल ढाबे से पैसे कमाकर उन्हें इकट्ठा करने लगता है और तो और वो अखबार और इंटरनेट पर भी बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। इतना बड़ा आदमी एक साइकिल ढाबे वाला बन गया है, इस बात से सभी को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन वो मनमोहन पैसों को इकट्ठा करके गांव में एक बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट खोलता है और उसकी रिबन कटिंग सेरेमनी में वो अपनी चाची जी को भी रिबन काटने को कहता है। मनमोहन बेटा, तू ही है वो जिसने इस गांव का सबसे पहला 5 स्टार रेस्टोरेंट खोला। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। साइकिल ढाबा के साथ पापा की साइकिल के रूप में उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ही था और आज शायद उसी आशीर्वाद का नतीजा है ये रेस्टोरेंट। कावेरी रिबन कट करके रेस्टोरेंट का उद्घाटन करती है और इसी तरह मनमोहन अब हर एक शहर में अपने रेस्टोरेंट के चेन्स ओपन करता है और अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है। अमृता की शादी रंजन से होती है। अमृता के ससुराल वाले बहुत अंधविश्वासी होते हैं और वो लड़का लड़की में भी बहुत भेदभाव किया करते हैं। ससुराल में सास कावेरी और ससुर ओम प्रकाश होते हैं। एक दिन की बात है। अरे ओ कलमुही, अरे घर में लक्ष्मी की जगह पनौती को प्रवेश करवाना है क्या? अरे तुझे पता नहीं क्या कि शाम में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अपशगुन की निशानी मानी जाती है। अकल तो घास चरने ही गई है तेरी तो, है ना? नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये बात पता नहीं थी। पता नहीं था तो अब पता कर लो। आइंदा से ऐसा कुछ होगा तो तुम्हें हम दंड देंगे। इस घर की बहू हो तो इस घर के नियम कानून कायदे तुम्हें भली भांति पता होने चाहिए, समझी? जी पापा जी। अमृता के ससुराल वाले थोड़े सख्त दिल किस्म के होते हैं। पति रंजन भी अमृता से ज्यादा वास्ता नहीं रखता। अमृता बहुत अच्छा खाना बनाती और जब भी कोई उसके हाथ का खाना खाता अपनी उंगलियां चाटते रह जाता। लेकिन सबसे अधिक स्वादिष्ट अमृता जलेबियां बनाती। वाह वाह, क्या स्वाद है इन जलेबियों का। अमृता बहू, तू चाशनी में क्या जादू मिलाती है जो ये तेरे हाथ की बनी जलेबियां इतनी लजीज बनती हैं? आहा। हाँ अमृता बहू,
मैंने अपने जीवन में कभी इतनी अच्छी इमरती नहीं खाई। अमृता, मैं तो कहता हूं कि तुम्हें ना अपना आलू जलेबी बेचने का बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। क्यों मां, सही कह रहा हूं ना मैं? चुप रह। हमारे खानदान में लड़कियां हमेशा लड़कों से एक कदम पीछे रहती हैं और बीवियों को बस अपनी घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, बाकी का काम काज संभालने के लिए पति हैं। कुछ दिनों बाद अमृता गर्भवती हो जाती है और इसी खुशी में कावेरी पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटती है। अमृता बहू, रंजन बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आखिरकार मैं दादी जो बनने जा रही हूँ। मैंने पूरे मोहल्ले में जाकर लड्डू बांटे हैं। हाँ, वो भी इस खुशी में कि अब मेरे भी घर पोता होने वाला है। हाँ, और मैंने तो अपने पोते का नाम भी सोच लिया है। लेकिन माँ जी, पोता ही क्यों? अगर पोती हुई तो? नहीं अमृता, हमें तो लड़का ही चाहिए। हाँ बहू, हमें लड़का ही चाहिए। लड़कियां तो बोझ होती हैं, लेकिन लड़के ही काम के होते हैं। हाँ, मेरा पोता एकदम रंजन की तरह होगा, गोलू मोलू और एकदम हैंडसम। अमृता को घर वालों की बात खटकती है। माँ जी, आप एक औरत होकर ऐसी बात कर रही हैं? लड़कियां बोझ नहीं होती, वो तो माँ लक्ष्मी का रूप होती है। उनके होने से ही तो घर में रौनक होती है। अमृता, बस, हमने कह दिया सो कह दिया। हमें एक लड़का ही चाहिए। माँ, पापा, आप कल ही गुरुजी को बुलाइए और उनसे बात कीजिए और अमृता के हवन की तैयारी शुरू कर दीजिए। हवन? कैसा हवन? ओ अमृता बहू, तेरी हवन पूजा होगी। ये एक ऐसी पूजा है जिसमें गुरुजी को पता चल जाएगा कि तुझे लड़की होगी या लड़का। लेकिन ये पूजा क्यों माँ जी? आप सब ऐसा क्यों कर रहे हो? ये बेवकूफों वाली हरकत है। खामखा ये हरकत क्यों? बहू, बहुत बोल दिया तुमने। अब अपनी जुबान पर लगाम लगाओ और अपनी सेहत पर ध्यान दो। कावेरी, जाओ बहू के लिए गोंद के लड्डू बनाओ और बहू की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर हमारे खानदान का चिराग जो आने वाला है। अमृता अब बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रंजन, माँ जी और पापा जी के मन में ये सब क्या चल रहा है? अमृता जब अपनी प्रेगनेंसी के चौथे महीने में होती है, तभी उसकी हवन पूजा की जाती है, जिसमें गुरुजी रंजन, कावेरी और ओम प्रकाश से कहते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे आप लोगों को ये बताने में बहुत दुख हो रहा है कि अमृता बहू को एक लड़का नहीं, एक लड़की होने वाली है। गुरुजी की ये बात सुनकर ओम प्रकाश, कावेरी और रंजन के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे तो एक लड़का ही चाहिए। पापा, देखो ना, ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी? गुरुजी, ये कैसे संभव हो सकता है? अरे हमें एक लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं। हाँ गुरुजी, कोई तो उपाय बताइए। अब मैं आपको क्या उपाय बताऊं कावेरी जी, ओम प्रकाश जी? अब जो है सो है। सच्चाई को स्वीकारिए और आगे बढ़िए। गुरुजी इतना कहकर चले जाते हैं। तभी रात में रंजन अमृता का सारा सामान उठाकर घर के बाहर फेंक देता है। रंजन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा सामान क्यों फेंक दिया घर के बाहर? निकल जाओ मेरे घर से और दूर चली जाओ मेरी जिंदगी से, कोसों दूर। तू तो है ही पनौती, इसीलिए तू हमें एक लड़का नहीं दे सकती। तुझे हम क्यों पालें और तेरी देखरेख करें, जबकि तू हमें एक लड़की ही देगी। निकल जाओ यहाँ से और आइंदा से फिर कभी भी अपनी अपशगुनी कदम इस घर में लेकर मत आना। आप सब ये क्या बोल रहे हो? अरे अंधविश्वास और लड़का लड़की के भेदभाव में आप लोग इतने अंधे हो गए हो कि आपको सही और गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रंजन, ये जो कोई भी हो ना, चाहे लड़का हो या लड़की, है तो हमारी ही संतान ना। तुम अपने ही खून को इस तरह अपनाने से मुकर रहे हो। मैं कहाँ जाऊंगी इतनी ठंड में? मेरा तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से, और अपनी बेटी को खुद ही पालो और खुद ही पोसो। मनहूसियत की निशानी हो तुम अमृता। रंजन अपनी गर्भवती बीवी अमृता को बेरहमी से धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देता है।
बेचारी अमृता कपकपाती हुई कड़ाके की ठंड में यहाँ से वहाँ अपना गर्भवती पेट लेकर घूमती है। वो रात भर एक फुटपाथ पर बैठकर ही रात गुजारती है। अगले दिन रंजन, माँ जी और पापा जी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं अपनी कोख में पल रहे इस नन्ही जान को इस दुनिया में जरूर लाऊंगी, चाहे कोई इसे अपनाए ना अपनाए। इसकी माँ इसके लिए काफी है। गरीब हूँ, गर्भवती हूँ, लेकिन अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए मैं हर मुश्किल को मात दे दूंगी। वहाँ रंजन दूसरी शादी कर लेता है। अमृता मंदिर जाकर माता रानी का आशीर्वाद लेती है और फिर जब वो बाजार के रास्ते से जा रही होती है तभी वो वहाँ पर बहुत सारे खाद्य पदार्थ वाले ठेले देखती है जिनके पास ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई होती है। ये छोटे छोटे ठेलों पर ग्राहकों की कितनी लंबी लंबी कतार लगी हुई है। इन छोटे छोटे बिजनेस से कितनी सारी कमाई की जा सकती है। क्यों ना मैं भी कुछ ऐसे ही करूं। हाँ, मैं भी अपना एक ठेला लगाऊंगी, लेकिन मैं वहाँ कौन सा पदार्थ बेचूंगी? हाँ, जलेबी। बचपन से ही सभी को मेरे हाथ की बनी जलेबी बहुत पसंद आती है। अब ये गरीब गर्भवती जलेबी वाली क्या क्या करती है वो देखते जाओ। अमृता अपना ठेला लगाती है और वहाँ पर वो जलेबी बनाने लगती है। काम आरंभ करने से पहले वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है। जय माता दी, माता रानी, अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ एक नए सफर की शुरुआत कर रही हूँ। आपका आशीर्वाद और साथ हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। अमृता ठेले पर जलेबियां बेचती है और ग्राहकों को उसके हाथ की बनी जलेबियां बहुत पसंद आती हैं और वो उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। अरे वाह, इतनी अच्छी जलेबी तो हमने गांव के नंबर 1 हलवाई महाराज देव प्रसाद के यहाँ भी नहीं खाई। अरे अमृता जी, मुझे और 1 प्लेट जलेबी दे दो और मुझे 2 प्लेट आलू जलेबी और इमरती भी पैक करके दे देना। जी ठीक है, अभी देती हूँ। रंजन की दूसरी बीवी भी गर्भवती हो जाती है। अमृता खूब परिश्रम करती है और ढेर सारे पैसे कमाने लगती है और 9 महीने पूरे होने पर एक सुंदर सी फूल सी बेटी को जन्म देती है। वहीं रंजन की दूसरी बीवी भी एक लड़के को जन्म दे देती है उसके 9 महीने पूरे होने पर। बहुत साल बाद जब रंजन और अमृता के बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं, रंजन को उसका बेटा घर से बाहर निकाल देता है। गट्टू बेटा, तू मुझे घर के बाहर क्यों निकाल रहा है? मैं कहाँ जाऊंगा अब 50 साल की उम्र में? दादा दादी भी इस दुनिया से चले गए और आपकी सारी जायदाद भी मेरी और मम्मी की हो गई है, इसलिए अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं अमृता की बेटी कनिका अब एक अफसर बनने गई होती है। रंजन अमृता के पास आकर माफी मांगता है, लेकिन तभी ये लीजिए कुछ पैसे रंजन जी और चले जाइए यहाँ से। मैं आपको मेरी माँ से मिलने नहीं दूंगी। आप जैसे बुरे पिता को तो यही सजा मिलनी चाहिए। आइंदा से अपनी शक्ल भी कभी मत दिखाइएगा। जाइए यहाँ से। रंजन अब बुरी तरह पछताता है और कनिका अपनी बूढ़ी माँ अमृता को बहुत अच्छे से संभालती है। वेदनगर कह के एक गांव में ऋषि कहकर एक गरीब नौजवान रहा करता था। ऋषि की उम्र 27 साल होती है। वो अनाथ होता है, जिसके कारण वो बचपन से ही संघर्ष करते आया होता है और बहुत मेहनत से पैसे जुटाकर उसने अपना छोटा सा ढाबा खोला होता है, जिसका नाम पहाड़ी जायका होता है, क्योंकि वेदनगर हिमाचल की पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव होता है। ओए होए होए, क्या लाजवाब खाना बना है, मजा ही आ गया। तुम सच में कमाल का खाना बनाती हो। अरे ढाबे का नाम और स्वाद एकदम सही है। सारे पहाड़ी शुद्ध मसालों का जायका है इस खाने में। धन्यवाद जी। ये लीजिए आपकी रसमलाई और आपका गुलाब जामुन। कुलजीत भाई, आपकी लस्सी बन रही है और रीना मौसी, आपकी और अम्मा की केसर चाय भी धीमी आंच पर बस उबल रही है। ऋषि एक बहुत ही ईमानदार और नेक किस्म का व्यक्ति था, इसीलिए गांव में सभी उसके खाने के साथ साथ उसके इस अच्छे व्यवहार की भी खूब तारीफ किया करते। वो हमेशा अपने ग्राहकों के साथ अच्छे से ही पेश आता। ठंड के मौसम में ग्राहकों को दिक्कत ना हो, इसीलिए वो अलाव जलाकर सबका बंदोबस्त भी करता। ऋषि बिटवा, तू सच में बहुत अच्छा है। भगवान तोहरा के खूब तरक्की दे
और तुहार सारी इच्छाएं पूरी हो, यही आस्था करत है हम। शुक्रिया दादी माँ, आशीर्वाद बनाए रखिए। ऋषि दादी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। जीते रहो बिटुआ, जीते रहो। ऋषि के जीवन में सब कुछ खुशल मंगल ही चल रहा होता है कि तभी अचानक से एक दिन उसके ढाबे के बाहर एक गवर्नमेंट ऑफिसर वैन में आता है और कहता है, ऋषि जी, आपका ये जो ढाबा है वो गवर्नमेंट की जमीन पर बनाया हुआ है और अब हमें न चाहते हुए भी आपके ढाबे को तोड़ना होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट की जमीन है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे खबर थी ये जमीन तो किसी की भी नहीं थी, फिर अचानक। देखिए ऑफिसर, मेरा यकीन कीजिए, मैं इस बात से अनजान था। अगर मुझे पता होता कि ये जमीन गवर्नमेंट की है तो मैं कभी यहां पर अपना ढाबा नहीं खोलता, सच में। तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी इमोशनल बातों में मैं नहीं फंसने वाला, समझे। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसे गरीब लोगों को, तुम कैसे कानून के नियम कायदों को तोड़कर अपना काम करते हो। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, और अगर कुछ सामान ढाबे के बाहर निकालना हो तो उसे निकाल लो। 5 मिनट दे रहा हूं तुम्हें, वरना अभी जेसीबी चढ़ा दूंगा तुम्हारे ढाबे पर। लेकिन सच कह रहा हूं ऑफिसर साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा भला। आप गांव में किसी से भी पूछ लीजिए मेरे बारे में, मैं उन फरेबी और धोखेबाज लोगों में से नहीं हूं। गवर्नमेंट ऑफिसर ऋषि की नहीं सुनता और वो ऋषि के ढाबों को तोड़ देते हैं और चले जाते हैं। ऋषि अब ढाबे के सामान को लेकर गांव में यहाँ से वहाँ भटकता है। वो अपने घर जाकर बहुत रोता है। इतनी मेहनत से मैंने अपना ढाबा बनाया था, पाई पाई करके पैसे जोड़े थे, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा। ऋषि अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो कई जगहों पर जाकर नौकरी ढूंढता है, पर वो नौकरी पाने में असफल रह जाता है। उसे जब भी कोई गांववासी मिलता तो वो कहता, ऋषि भाई, तुहार हाथ का लिट्टी चोखा खाई के बहुत मन करत है। जो कुछ भी तोहरे साथ हुआ ऊ का सुन के बहुत ही दुख हुआ, पर जल्द से जल्द कुछ ऐसा कर जिसमें हम सभी गांव वाले लोगन को तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट और मजेदार खाना खाने का एक ठो और मौका मिले। सच में ऋषि, तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत याद आवत है। ऋषि को गांववासियों की बात सुनकर एक सुझाव आता है। जो देखो वो मुझे मेरे हाथ के खाने के बारे में कह रहा है, उन्हें मेरे खाने की कितनी याद आ रही है, ये बता रहा है। इसका मतलब मुझसे मेरा ढाबा छिन चुका है, लेकिन मेरे ग्राहक, मेरे गांववासी अब तक मुझसे छूटे नहीं हैं। मैं अब भी खाना बनाकर बेच सकता हूं, लेकिन कैसे और कहां? ऋषि अब इस सोच में पड़ जाता है कि वो आखिर कहां और कैसे खाना बनाकर बेचेगा। उसी दिन वो अपने घर के आंगन को साफ कर रहा होता है, तभी उसे स्टोर रूम में एक साइकिल मिलती है जो एकदम अलग और हटके होती है। अरे वाह, क्या साइकिल है ये! ऐसी साइकिल तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। ये डिजाइन तो बहुत ही हटके और राजसी तरह का है। साइकिल का डिजाइन काफी राजसी और खूबसूरत होता है। ऋषि उस साइकिल पर चढ़ी धूल को साफ करता है और उस साइकिल के तीरे को गैरेज जाकर ठीक करवाता है और उस साइकिल को एकदम नई नवेली बनाता है। वाह, अब लग रही है ना ये साइकिल एकदम चकाचक। उस साइकिल को सजाता है और पेंट भी करता है और उस पर सारा गर्मा गर्म खाना गर्म कंटेनर में रखता है और साइकिल पर सवार होकर गांव की हर एक गली में फेरी मार मार कर खाना बेचने लगता है। खाना ले लो, खाना, गर्मा गर्म खाना, दाल रोटी सब्जी पराठे पूरी हलवा और मिठाई। फेरी वाला आया, फेरी वाला। अरे यार ऋषि, तुम्हारे खाने को बहुत मिस किया यार हमने। चलो, अभी इतने दिनों बाद तुमने खाना बनाया है तो आज तो मैं दबा कर खाना खाऊंगा मजे से। अरे बढ़िया ऋषि भाई, तुम्हारा खाना एकदम बेस्ट है, मजा आ गया। साइकिल पर फेरी वाला और वो भी खाना बेचने, और वो भी इतना ताजा और फ्रेश। कमाल कर दिया तुमने तो ऋषि बबुआ, एकदम लल्लन टॉप हो तुम, एकदम लल्लन टॉप। धन्यवाद। ऋषि अब अपने साइकिल पर फेरी करके गांव में खाना बेचता और पैसे कमाता। ऋषि का जीवन अब धीरे धीरे फिर से अच्छा होने लगता है।
हर कोई उसके साइकिल पर खाना बेचने का सुझाव की सराहना करता है और वो भी बहुत खुश होता है। वो मंदिर जाकर भगवान से धन्यवाद भी कहता है। धन्यवाद भगवान जी, मैं जानता हूँ कि ये सब आपने ही किया है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करोगे और ना ही उसे परेशानी में ज्यादा देर रहने दोगे। ऋषि के साइकिल खाने को खरीदने एक दिन एक आदमी आता है जो एक बड़ी बिजनेस वुमेन का नौकर कनौज रहता है। सुनो ऋषि भाई, मेरी मैडम अवंतिका को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अब से तुम ही रोज उनके लिए खाना लाना। ठीक है, जैसा तुम कहो मेरे भाई। कनौज अपनी मैडम अवंतिका के पास जाकर उसे रोज टिफिन दिया करता और अवंतिका को ऋषि के हाथ का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगता। सच में एकदम माइंड ब्लोइंग खाना बनाता है ये। क्या कमाल का आदमी है। मैं तो दीवानी हो गई हूँ इसके खाने की। बचपन में ही मम्मा पापा का एक्सीडेंट हो गया था। इस खाने को खाने के बाद मुझे मम्मा के हाथ के खाने की याद आ गई। वाओ, आई जस्ट लव इट। अरे वो फेरी वाला बहुत ही अच्छा आदमी है। पूरे गांव को उसने अपना खाने का दीवाना बनाकर रख दिया है। हर कोई बस उसी की प्रशंसा करता रहता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी उससे मिलना चाहूंगी। अवंतिका रोजाना लंच टाइम के दौरान ऋषि के साइकिल के पास ही खाना खाने आती। इसी बीच दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते और यूं ही इन मुलाकातों में दोनों के बीच प्यार, ये एहसास कब शुरू हो जाता है दोनों को इस बात की खबर ही नहीं रहती। ऋषि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमसे मिलकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाई है। अवंतिका जी, मैं भी आपसे बेशुमार प्यार करता हूँ, लेकिन लेकिन क्या ऋषि? अवंतिका जी, बात को समझिए। हम दोनों में वैसा कुछ भी नहीं हो सकता जैसा आप सोच रही हैं। आप कहाँ और मैं कहाँ। आप एक विशाल पेड़ हो और मैं उस पेड़ पर टंगा हुआ एक छोटा सा पत्ता, बस। ऋषि, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में ये ख्याल आना लाजमी है, लेकिन सच कहूँ तो प्यार किसी दायरे को, किसी भी फर्क को नहीं जानता। प्यार पैसों से नहीं, रूह से किया जाता है। और तुम इतने फेमस हो पूरे गांव में, तो मैं तो कितनी लकी हूँ कि मैं एक सेलिब्रिटी से शादी करूंगी। आप भी ना। आई लव यू अवंतिका जी। आई लव यू टू ऋषि। एंड यस, ये अवंतिका जी मत बोलो यार, अब मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। अरे वाह वाह वाह, तो फाइनली दो प्यार के पंछी एक हो ही गए। तालियां तालियां। और इस तरह ऋषि और अवंतिका दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और ऋषि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए गांव और शहरों में बड़े बड़े ढाबे खोलता है और जीवन में खूब सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।